हेलो एवरीवन, मैं कृष्णपाल सिंह अध्ययनशाला चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। लास्ट जो हमारा वीडियो था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पेपर 1 यूनिट 1 में जो मौर्य काल तक का जो सिस्टम है वो हम डिस्कस कर लिया था। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इन डिस्कशन का कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको अपनों को ध्यान रखना है। जैसे एक बेसिक चीज़ है कि भाई हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें मैं आपको सेल्फ स्टडी की चीज़ें भी बताते जा रहा हूँ कि कैसे उसको पढ़ना है ना, क्या चीज़ों को ध्यान रखना। और दूसरा क्वेश्चन की भी बात करेंगे। तो क्वेश्चन की बात ये, जैसे ही पूरा यूनिट 1 कंप्लीट होगा हम क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर यूनिट 2 पे जाएंगे। ठीक है, देखिए तो अब हम मौर्य तक डिस्कस कर चुके थे। मौर्य के बाद आता है मौर्योत्तर काल, है ना, पोस्ट मौर्यन इरा। मतलब जब मौर्य का डिक्लाइन हो गया, मौर्य खत्म हो चुके थे भारत में, तब वहां की पॉलिटिकल स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिरता कैसी थी। अब आप थोड़ा समझना पॉलिटिकल स्टेटस के बारे में। मौर्य के जाने के बाद भारत में राजनीतिक गतिरोध का दौर आता है, या मैं कह लूं कि बिखराव का दौर आता है। शक्तियां जो है वो विकेंद्रीकृत होने लग जाती है, छोटे छोटे राज्य बनने लग जाते हैं। बड़ा मौर्य बचा नहीं तो छोटे छोटे कई सारे राज्य बन जाते हैं, जिसका फायदा दूसरी शक्तियां उठाती है, या मैं कह दूं विदेशी शक्तियां उठाती है, और भारत पर फिर से विदेशी आक्रमण का दौर आता है। तो वो विदेशी आक्रमण का फिर से दौर आए, उससे पहले हम लोगों को यहां पर शुंग, कण्व और सातवाहन, 3 डायनेस्टी जो है वो इंडिया में अपनों को देखने को मिलती है। 1, 2, 3 जो कुछ इफेक्टिव दिखती है। इसके अलावा छोटे बड़े तो भारत में कई सारे नए राज्यों का उदय हो जाता है। ठीक है, तो वो फिर हमारी इतना ज़्यादा एमपीपीएससी के लिए नहीं है। अब देखो हम ओवरऑल डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत डीप तक जाना हमारे लिए भी उतना फिर बहुत लेंदी चीज़ें हो जाएगी, है ना। तो हम एक एक करके कोशिश करते हैं कि जितना हो उतना कवर करें। इन 3 के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, एक बार केवल सरफेस से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 3 मार्कर के चांस बनते हैं, है ना। वो 5 मार्कर और वो जो आपका 11 मार्कर है उसके चांस यहाँ से कम दिखते हैं, थोड़े से आसार कम है। और आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाना, उतने ज़्यादा क्वेश्चन इस एरिया से आपको दिखेंगे नहीं। मैं नहीं कह रहा कि नहीं बनते, उतने दिखेंगे नहीं आप लोगों को। लेकिन इस पीरियड में जो सबसे काम का टॉपिक है अपना, वो है भारत पर विदेशी आक्रमण का। भारत पर विदेशी आक्रमण, ये आप सब लोग डिस्कस करते ही हैं, क्लास में भी पढ़ते हो और सबको ये आता भी है। हमारे ऊपर 4 करके एक बार करके 4 अलग अलग जो राजवंश है, विदेशी शक्तियां जो है, उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, हम सब लोग पढ़ते हैं। एक तो पहलव जिसको आप लोग बोलते हो, पर्शियंस जो होते हैं, उनका अटैक था। एक इंडो ग्रीक का मतलब जो ऐसा मान के चल लो, ऐसा समझ लो इस तरीके को कि जो ग्रीक लोग जो सिकंदर के साथ बस गए थे यहाँ आके इस एरिया में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले फ्रंटियर एरिया में, वो प्लस इंडिया जो नया कॉम्बिनेशन आया, उनको इंडो ग्रीक हिंद यवन बोलते हैं, हिंद यवन या केवल यवन भी बोलते हैं। इसके बाद एक है शक और एक है कुषाण। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं वो समझना पहले। तो देखो, इनमें कुछ भी बहुत ज्यादा काम का नहीं, लेकिन कॉमनली सबके बारे में एक चीज कॉमन बन सकती है कि भारत पर विदेशी आक्रमण के कारणों की विवेचना करें। ऐसे क्या रीजंस रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लिख के दिखाइएगा। ठीक है, मुझे सेंड कीजिएगा ये क्वेश्चन कि ये जो शुंग, कण्व और सातवाहन का पीरियड था, उस पीरियड में ऐसा क्या हुआ इंडिया में कि ये लोगों ने भारत के ऊपर अटैक किया, है ना। तो भारत पर विदेशी आक्रमण जो इंडिया के ऊपर फॉरेन अटैक्स हुए हैं, उनके क्या रीजंस है, उसको आप थोड़ा सा इलोबरेट करें, इवेलुएट करें। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है, यहां से चांस वो है। दूसरा, शकों से और कुषाणों से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। और कुषाण में एक राजा हुआ है कनिष्क। कनिष्क का मूल्यांकन पूछा जा सकता है, या फिर एक क्वेश्चन और बनता है कनिष्क से। कनिष्क को द्वितीय अशोक बोलते हैं ना, सेकंड अशोक, क्योंकि इसने काफी हद तक अशोक की चीजों को क्या किया था, फॉलो किया था। तो इसको द्वितीय अशोक या सेकंड अशोक बोलते हैं। तो क्या कारण है इसको द्वितीय अशोक बोल रहे हैं, मतलब इसका मूल्यांकन थोड़ा सा आप जरूर देखिएगा। या यूं कह लूं कि कुषाणों की उपलब्धियां, धार्मिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां जो थी वो जरूर देखिएगा। और कुषाणों में भी विशेषकर कनिष्क को देखना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि शक संवत की शुरुआत करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद कई लोगों को विदेशों में ये बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए भेजते, बौद्ध स्तूप बनवाते हैं। तो काफ़ी मान सकते हैं कि इस दौर में कुछ एक अच्छा काम हुआ है, तो वो कनिष्क के आना हुआ या कनिष्क का टाइम हुआ, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस पूरे पीरियड में ये 2-3 बातें बहुत काम की निकल के आती हुई। भारत पर विदेशी आक्रमण क्यों हुए, क्यों सफल हुए। दूसरा, कुषाण वंश में कनिष्क का मूल्यांकन आ सकता है, या एक क्वेश्चन कनिष्क को द्वितीय अशोक क्यों कहा जाता है, ये समझाने को आ सकता है। इसके चांस ज्यादा है।
अब ये 3 तरह के क्वेश्चंस पे अगर आपने इस टॉपिक को तैयार किया ना, तो यहां से कोई और भी क्वेश्चन बनेगा तो आपका काम हो जाएगा, मतलब डील कर लोगे, क्योंकि ये बहुत ईजी है बात। अगर ये 2-3 बातें पढ़ ली ना, तो इस पूरे टॉपिक का मर्म, जिस पूरे टॉपिक का जो मेन थॉट प्रोसेस है, वो पूरा आपका जो है क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब मौर्योत्तर काल के बाद जो अगला दौर आता है, वो अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज गुप्त डायनेस्टी, गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश। अब गुप्त राजवंश की बात समझना थोड़ा सा। गुप्त राजवंश में पहले तो कई सारे राजा हुए हैं, लेकिन उनमें 2 राजा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समुद्रगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या चंद्रगुप्त द्वितीय भी कह सकते हैं आप इसको। दोनों बातों में एक बात ध्यान रखना, समुद्रगुप्त को याद किया जाता है विजय अभियान के लिए, और चंद्रगुप्त को याद किया जाता है सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आपने इन दोनों को पढ़ लिया ना, तो मान के चलना कि गुप्त वंश से कोई ज्यादा क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपका मतलब जो है ना, वो पूछना चाहे जो भी, तो उसको आप डील कर जाओगे इनके साथ में, क्योंकि समुद्रगुप्त को विजय अभियान के लिए जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट बोलते हैं ना भारत का इसको, वो इसीलिए बोलते हैं। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, वो अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। इनके दरबार में 9 रत्न थे, 9 जेम्स। तो इनकी ये 2 चीजें पढ़ो। इसके अलावा थोड़ा तो डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, बेसिक चीजें तो पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ये 2 को ज्यादा एम्फेसाइज करके पढ़ना है। तो आपका जो है गुप्त में इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन अगर बनता है तो आपका काम हो जाएगा, या मैं कह लूं कि गुप्त पीरियड का मेन काम हो जाएगा। इसके अलावा गुप्त से क्वेश्चन और आ सकता है। इसका प्रशासन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गुप्त का प्रशासन नहीं पढ़ के जाओगे तो उतना दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, लेकिन गुप्तों की उपलब्धियां बहुत इंपॉर्टेंट है गुप्त वंश की, और विशेष करके कला, विज्ञान और साहित्य। तो गुप्त राजा जो हुए हैं, है ना, एक एक करके घटोत्कच वगैरह, या श्रीगुप्त से स्टार्ट करो, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना, कुमारगुप्त, महेंद्रगुप्त, उपकुमार, ये जो आते हैं राजा, इन सब का टोटल कला, विज्ञान और साहित्य में योगदान, क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। या मैं कह लूं कि गुप्त राजवंश की सबसे मेन विशेषता इनकी कला थी, इनका विज्ञान था, इनका साहित्य था, ये ध्यान रखना। और एक इनका समाज, क्योंकि तब तक समाज में काफी कुछ बदलाव आ चुके थे। जो ऋग्वैदिक समाज था वो, और गुप्त काल तक आते आते जो समाज बन गया, वो दोनों में बहुत अंतर हो चुका था। तो वो समाज में क्या था, या उस समय की सामाजिक स्थिति को थोड़ा सा देखिएगा एक बार आप लोग, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि भाई क्वेश्चन आ गया मान लो 200 वर्ड में, कि गुप्त राजवंश की कला, विज्ञान और सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। और देख लो ना, जैसे मेहरौली का लोह स्तंभ, आज तक उसके ऊपर जंग नहीं लगी है, वो इस समय की विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है कि भाई ये मेटलर्जी को कितना अच्छा समझते थे, धातु कर्म को, कि ऐसा लोहे का पिल्लर बनाया जिस पे आज तक जंग नहीं लगी है। दिल्ली मेहरौली का जो स्तंभ है ना, दिल्ली के अंदर, आयरन पिलर ऑफ मेहरौली, कुतुब मीनार के पास में वो वाला, तो ये उपलब्धियां हैं गुप्तों की। तो ये जरूर अपनों को एक बार देखनी है। उस समय कई लोग हुए हैं, आर्यभट्ट वगैरह और ये सब, जिनने काफी कुछ योगदान दिया विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। कालिदास वगैरह जैसे कई लोग हुए जिन्होंने साहित्य में योगदान दिया है, तो एक बार इनको पढ़ना जरूर आप लोग। उसके बाद मंदिर, जैसे दशावतार मंदिर, भूमरा का मंदिर वगैरह, ये जो हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत, तिगवा जबलपुर मंदिर, झांसी का दशावतार मंदिर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से। तो ये कला है। नागर शैली का बड़ा अच्छा विकास माना जाता है इस दौर में मंदिर निर्माण में, तो नागर शैली में बहुत मंदिर बने हैं यहाँ पर, वो जरूर पढ़िएगा आप लोग एक बार। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना कर लिया ना, तो गुप्त डायनेस्टी में कुछ रहता नहीं है। अब लास्ट फेज, यहां से लगभग एंशिएंट खत्म होने वाला अपना, है ना, प्राचीन भारतीय इतिहास। अब गुप्त के बाद का जो दौर आता है भारतीय इतिहास में, उसमें 2-3 राजा है जो वो पढ़ लो ना अगर आप, तो राजपुताना तक, उसके राजपुताना के वहां से मिडावल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, वो दूसरी यूनिट का टॉपिक अपना। अब आप समझना बात को थोड़ा सा, कि गुप्त के जाने के बाद 2-3 राजा याद करो तो आपका काम होगा। जैसे गुप्त के बाद एक डायनेस्टी हुई है उत्तर भारत में, काफी कुछ समय तक उसका डिस्कशन रहा है। मैं दक्षिण भारतीय राजवंश अगले यूनिट में बताऊं, अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और दक्षिण भारतीय राजवंश डिस्कस करने के बाद अपन कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल में क्या देखना है, एक तो राजा हुआ है हर्षवर्धन,
ठीक है, हर्षवर्धन का मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट है। एवेल्युएशन, ये राजा के तौर पे कैसा था, एक विजेता के रूप में कैसा था, एक धर्मावलंबी के रूप में कैसा था, एक सांस्कृतिक संरक्षक के रूप में कैसा था, कला संस्कृति के संरक्षक के रूप में कैसा था। हर्षवर्धन के काम बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्धन डायनेस्टी में हर्षवर्धन ही काम का है। और वर्धन डायनेस्टी के बाद भारत में दो बड़े राजवंश, उत्तर भारत में और एक दक्षिण भारत में, जिसको अपन लोग पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, 3 डायनेस्टी बोलते हैं। इनके बीच में जो त्रिपक्षीय संघर्ष है कन्नौज को लेकर, वो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, तो वो इंडिविजुअली इनको तो पढ़ना ही है अपनों को, लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंट, इनमें से इंडिविजुअली क्या पढ़ना वो बताऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, इसके कारण और इसके परिणाम, ये 2 चीजें एक बार जरूर आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। ये एक बार जरूर इस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज कहाँ है, पाल प्रतिहार की तो बॉर्डर लगती है, कन्नौज पास में भी लगता है तो समझ में आता है, लेकिन राष्ट्रकूटों की तो कन्नौज से बहुत दूर दूर तक कोई सीमा नहीं थी, तब भी राष्ट्रकूट उसके अंदर थे। तो क्या कारण है कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष का, थर्ड पार्टी वॉर जो हुई थी कन्नौज की, उसके क्या कारण थे और उसके बाद उसके परिणाम क्या हुए। परिणाम हम क्या देखते हैं, पाल भी खत्म हो गए, प्रतिहार भी खत्म हो गए, राष्ट्रकूट भी खत्म हो गए। तो राष्ट्रकूट जिन चालुक्यों को हटा के आए थे, उन्हीं चालुक्यों ने फिर राष्ट्रकूटों को खत्म कर दिया। पाल कमजोर पड़े तो सेन वंश की उत्पत्ति हुई, सेन डायनेस्टी, और प्रतिहार खत्म हुए तो प्रतिहारों के सारे सामंत स्वतंत्र हुए और एक नया दौर आता है उत्तर भारत में, राजपूताना जिसको अपन लोग बोलते हैं, जो मिडाइवल का पार्ट है। समझ में आया यहाँ तक? तो इतना आपको अगर ध्यान देना है तो ये आपका यूनिट 1 का काम हो जाएगा। अब यूनिट 1 में कुछ बेसिक चीज बची, साउथ इंडिया है ना, जिसमें हम लोगों को चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल समझने हैं। तो इन चारों में क्या पढ़ना है ये बताऊंगा अगले लेक्चर में। और इसके साथ ही अपन एक और चीज देखने वाले हैं, वो ये कि कुछ क्वेश्चंस इनमें से मैं आप लोगों को निकाल के 2-3 मैप करके बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे 2-3 के फ्रेम पे अपन डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जो आप लोगों को लिखने हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो उससे मान के चलेगा कि यूनिट 1 का आपका काम हो जाएगा। फिर यूनिट 1 के बाद जो है हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में अपन लोग जो है आगे के टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय।